आज आपका क्लास स्टार्ट होता है कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर से। ये 10 नंबर का अंक होगा प्रश्न। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के। हमने आप विशेष सुविधा के लिए 2 लेसन चुन लिया है। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा लेसन हमने चुना है निंदा रस, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब इसमें दोनों पाठ को पहले ये आपको बता दें कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि व्याख्या नहीं आता, क्योंकि व्याख्या जब आता था तो उसमें कोई एक पैराग्राफ होता था या पैराग्राफ के बीच से, शुरू से, आखिर से अंश आता था, उसमें एक निहित भावना होती थी। अब जो आता है उस पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूरे लेसन को ध्यान में रखते हुए व्यापक अर्थ में। अब आपको व्यापक अर्थ जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ आना होगा कि राष्ट्र के स्वरूप में यहाँ हमने लिखा है राष्ट्र का अस्थायित्व। कोई भी राष्ट्र अस्थायित्व को कैसे प्राप्त कर सकता है, उस राष्ट्र की महिमा कैसे बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है, तो उसमें लिखा है 3 तत्व हैं जो राष्ट्र को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जन, नंबर 3 संस्कृति। इसमें एक एक करके हमने आपकी समझ के लिए लिख दिया कि भूमि का महत्व माता जैसा है जो समभावी होती है, यानी माँ के जितने पुत्र हैं वो माता अपने सभी पुत्रों को एक समान समझती है। उसी तरह से इस भूमि पर जितने भी जन रहते हैं, जितने भी इंसान बसते हैं, जितने भी जीव जंतु बसते हैं, हर एक के साथ पृथ्वी माता का संबंध एक सा रहता है। और उसमें क्या भी है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। भूमि माता की तरह है, अहम पृथिव्याम पुत्र, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और पुत्र भी अगर माता का सम्मान करने वाला हो जाए तो फिर दोनों का कल्याण होगा। दूसरे तत्व में जन, ये राष्ट्र का आधार स्तंभ है। आप किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी इमारत के लिए, किसी पुल को बनाने के लिए जितना उसके नींव को मजबूत करेंगे उतने ही ऊंचाई तक उस इमारत को खड़ी कर सकते हैं, गगनचुंबी बना सकते हैं, टिकाऊ बना सकते हैं। अस्थायित्व तो उसमें उतना ही ज्यादा होगा। ये जन वास्तव में भूमि और उस पर बसने वाले जन सचमुच में राष्ट्र के लिए द्वितीय स्तंभ का काम करते हैं। राष्ट्र की तीसरी शक्ति है संस्कृति, जिसको राष्ट्र की आत्मा कहा गया है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो शरीर निर्जीव हो जाता है। उसको तुलना किया है लेखक ने कि संस्कृति का महत्व ऐसा ही है, हमारे जीवन में कल्चर का महत्व ऐसे ही है जैसे वृक्ष के अंदर या पौधे के अंदर पुष्प, क्योंकि बगैर पुष्प के आए किसी भी पौधे में फल नहीं लग सकता। उसी तरह अगर हमारी संस्कृति उच्च कोटि की नहीं है, हम अच्छे कल्चर को फॉलो करने वाले नहीं हैं, तो हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। हमारे अंदर से मानवीय मूल्य निकलते जाएंगे। साथ ही लिखा उन्होंने, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। पूरे शरीर का कंट्रोल, पूरी प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मस्तिष्क से ही होता है। हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, कहीं कांटा चुभ जाता है, कोई घटना होती है, फौरन मस्तिष्क से वहां तक सूचना पहुंच जाती है। हम अपने पैर को हटा लेते हैं या और कोई हरकत उसके अनुरूप बचाव के लिए करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमको ये याद हो तो राष्ट्र का पूरा स्वरूप हमको याद है, उसके बारे में एक जनरल जानकारी हमको है। दूसरा लेसन हमने चुना निंदा रस। हरिशंकर परसाई जी
हिंदी गद्य जगत के बहुत ही प्रखर व्यंग्यकार हैं। व्यंग के क्षेत्र में ये सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इसमें आज के दौर में, आज के समय में, आज के ज़माने में निंदा करने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और ये निंदा करने वालों को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। वो समझते हैं हम दूसरे को किसी स्थान से हटा करके उस स्थान पर अपने चले जाएंगे, सम्मान प्राप्त कर लेंगे। वही निंदा करने वाले जब आपके पास जाएंगे तो फिर हमारी निंदा शुरू कर देंगे। इस तरह से ये निंदक जो है वो किसी के नहीं है। और निंदा हमेशा समानता में होती है। कोई गरीब, कोई भिखारी किसी राजा से की निंदा नहीं करता। कोई बड़ा थोक व्यापारी किसी मामूली व्यापारी से निंदा नहीं करता। तो इसमें हमने शॉर्ट में आपको पूरा लेसन समझने के लिए बताया कि ये निंदा है क्या। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित कुत्सित प्रयास, यानी ये ऐसा गंदा प्रयास है, ऐसा बुरा प्रयास है जिसकी हम निंदा करते हैं। ये हमारी मानसिकता के दिवालेपन का सबूत है। हमारी सोच अच्छी नहीं है, हम एक अच्छे मानव नहीं हैं, इसलिए हम दूसरे की निंदा करते हैं। अब इस निंदा की उत्पत्ति होती क्यों है? निंदा हम करते क्यों किसी की हैं? इसलिए करते हैं कि उसका कारण है कमजोरी और हीनता। हम अपने आप को कहीं कमजोर पाते हैं, अपने अंदर कुछ कमी पाते हैं। उस कमी को, उस अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए उसको हम दूसरे की निंदा करते हैं। वास्तव में ये निंदा परिणाम के एतबार से आप देखेंगे कि निंदा का परिणाम क्या होता है। जो निंदा करता है उसको भुगतना क्या पड़ता है। तो शंकर परसाई जी ने कहा कि निंदा का परिणाम आत्मघाती होता है। जो दूसरे की निंदा करता है वो अपनी बिगाड़ता है। निंदा करके न उस स्थान को पा सकता है जहां अमुक की निंदा कर रहा है, बल्कि वो अपने कुढ़न से मजबूर होता है। उसे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या होती है, अपनी वस्तुओं पर संतुष्टि नहीं होती, जो एक अच्छे मानव की पहचान नहीं है। और ये बुद्धि के दिवालियेपन का सबूत है। फिर ये आवश्यकता क्या है आज के ज़माने में निंदा से कैसे बचें? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है परिश्रम और सद्विचार। परिश्रमशील व्यक्ति, परिश्रमशील छात्र, परिश्रमशील व्यापारी, कोई भी परिश्रम करने वाला किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो कभी भी अपमानित नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी किसी के ईर्ष्या नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। और उसके विचार भी सद्विचार, उसके विचार भी अच्छे होते हैं। वो सबको अपने जैसा समझता है। वो अपने को भारतीय संस्कृति का पुजारी मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अपना परिवार है। इस दृष्टि से वो हर एक को देखता है। अब इस निंदा की एक सार्थकता है, एक आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, हम किसी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, इस चीज को कोई अगर उजागर करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये निंदा नहीं है, ये एक प्रतिस्पर्धा है। हम दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उसकी टांग न खींचें, उसके बारे में बुरा न सोचें, बल्कि स्वयं प्रयास करें कि हम उससे आगे कैसे निकल जाएं, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। और कबीरदास जी ने तो निंदकों की प्रशंसा में यहाँ तक कह दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। हमें कपड़े को साफ करना है तो साबुन और पानी की आवश्यकता होती है। कबीरदास ने कहा कि निंदक को आंगन के अंदर रखिए कुटी बना करके। क्यों? निर्मल करे स्वभाव, वो हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। जैसे साबुन और पानी कपड़े को स्वच्छ कर देता है, वैसे सच्चा निंदक, सच्चा निंदा करने वाला
निंदा की वास्तविकता को समझने वाला हमारे स्वभाव की कमियों को, हमारे व्यवहार की कमियों को, हमारे आचरण के दोष को दूर कर देगा। इस प्रकार से ये दोनों लेसन एक शार्ट में आपको बता दिया। अब आप ध्यान दीजिए बोर्ड में आएगा क्या। किसी भी पाठ से खासतौर से संभव है कि दोनों में से एक आपको मिल जाए। आएगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 5 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें 3 प्रश्न तो कंफर्म है। एक प्रश्न होगा संदर्भ लिखिए। संदर्भ में सिर्फ आपको लेसन का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। संदर्भ आपका 2 नंबर पूरा मिल गया। दूसरे कहीं अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित अंश होगा या मोटे छपे में होगा, उसका कहेगा कि भाव लिखिए। वो बहुत आसानी से आप थोड़ा भी ध्यान देंगे समझ लेंगे। तीसरा प्रश्न पूरे गद्यांश के आधार पर ऐसे उसमें प्रश्न पूछेगा जैसे इसी में पूछ देगा संस्कृति का महत्व बताइए, या इसमें पूछ देगा कि निंदा करने वाले की क्या दशा होती है, या निंदा सार्थक कैसे हो सकती है। उसके बाद 2 प्रश्न जनरल होते हैं। एक प्रश्न होगा उसमें कोई शब्द रहेगा, उसका समानार्थक पूछ देगा यानी पर्यायवाची पूछ देगा, या विलोम पूछ देगा, या ये कोई शब्द अलग से दे देगा, कहेगा कि इसके अर्थ को का दूसरा शब्द इस अवतरण में, इस पैराग्राफ में क्या है, तो वो आपको लिखना होगा। इस तरह से अगर आप ध्यान दे करके 5 प्रश्नों को करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 10 अंक मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, एक खंड के इस प्रश्न को, पूरे प्रश्न को एक पेज पर करिए, और एक प्रश्न हो जाए तो दूसरे प्रश्न को 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ करके लिखिए, क्योंकि लिखने में राइटिंग का, स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। अच्छी राइटिंग में लिखिए, सफाई के साथ लिखिए, तेजी के साथ लिखिए, ताकि समय के साथ आपका पेपर हो जाए। आप सभी श्रोताओं को, वीडियो देखने वालों को धन्यवाद, शुक्रिया।